नमस्कार दोस्तों, एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज ऐसे हमारे बीच हमारे गुरु हमारे को जिसने पढ़ाया है, जिन्होंने यानी इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आप उनसे मिलके आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार गुरुदेव, एक मुलाकात में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपका जन्म स्थान कौन सा है और आप कहाँ अवतरित हुए हैं, पहले तो बताएं। मेरा जन्म हुआ है जौलखेड़ा मुलताई, नाना के यहाँ पर। अच्छा। उसके बाद सारी शिक्षा यहीं पर हुई, बैतूल। पहली से लेके पीजी तक की सारी शिक्षा यहीं हुई और फिर 5 साल के लिए बीच में मैं गया था जबलपुर, जहाँ से ये डिप्लोमा होम्योपैथी का लिया। और उसके बाद उस समय 78-79 में ये डिप्लोमा लिया था मैंने होम्योपैथी। तो उससे उस समय की स्थिति ऐसी थी कि कोई होम्योपैथी को जानते ही नहीं था। तो फिर मजबूरी में टीचरशिप की कि भाई घर तो चलाना है। धीरे धीरे जब होम्योपैथी का लोगों को जानकारी हुई, तब फिर धीरे धीरे होम्योपैथी का चलन बढ़ा। मेरे समय में सिर्फ एक कैलाश वर्मा थे और दूसरा मैं था बैतूल जिले में। तो सर, आपने जो ये शुरुआत की थी होम्योपैथिक उपचार करना, तो किस सन से उपचार करना शुरू किया था और उसमें क्या क्या दिक्कतें आई? ये मैंने किया था 86-87 से शुरू। पहले मैंने दवाखाना खोला था ये कृष्णपुरा टिकारी। तो वहाँ उस समय होम्योपैथी भी इतनी एडवांस नहीं थी, पुड़िया बना के देना पड़ता था, एक एक पुड़िया एक टाइम की। तो वो बहुत दिक्कत होती थी, या फिर इकट्ठी पुड़िया दे दे तो लोग उसका मिसयूज करते थे, क्योंकि गोलियों को हाथ नहीं लगना चाहिए। फिर धीरे धीरे थोड़ी तकनीकी बड़ी, शीशियाँ आई प्लास्टिक की। फिर धीरे धीरे फिर 2-3 साल बाद मैंने कृष्ण मंदिर में अपना दवाखाना डाला। उसके बाद से वहाँ से अच्छा पिकअप मिला, लोगों का सहयोग मिला। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक में कितना अंतर है और दोनों के जो इलाज में कहाँ तक कौन सा श्रेष्ठ है? देखिए, जहाँ पर एलोपैथी खत्म होती है वहाँ से होम्योपैथी शुरू होती है। और एलोपैथी में तो कुछ समय के लिए आपको आराम मिलता है, परंतु होम्योपैथी में लाभ बहुत धीरे धीरे होता है, परंतु जड़ से होता है। होम्योपैथिक में तो टाइम लंबा लगता है, जैसे कि आपको मालूम ही है, और एलोपैथिक में टाइम तुरंत इंस्टेंटली हो जाता है। परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोगों को इतना विश्वास क्यों नहीं हुआ अभी तक होम्योपैथिक पे, क्या कारण है उसका? लोग धीरे धीरे अब मुड़ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही उनको एलोपैथी से निराशा मिलती है कि भाई जैसे बुखार आया, बुखार की दवा आपने ली, फिर एक हफ्ते बाद फिर बुखार आ गया, तो इससे परेशान होकर फिर धीरे धीरे लोग अब होम्योपैथी की ओर मुड़ रहे हैं। सर, आजकल क्या है, जो पेस्टिसाइड्स का इतना यूज हो रहा है, कौन सा अनाज में क्या डला हुआ है, कई पैक्ड बंद माल आता है, तो कैसे जाने कि ये माल अच्छा है, कौन सा बुरा है, किसको कौन सा भूख कम करना चाहिए, किसी को ज्यादा करना चाहिए? आजकल के अनाज में जो पहले अनाज था और आज के अनाज में धीरे धीरे उसका हाइब्रिड होते गया, उससे जो उसकी ओरिजिनलिटी थी वो खत्म हो गई। आप देखो, आज 8 दिन के बच्चे को भी गैस बनने लगी। भाई मैं क्या बताऊं, ये जो मूंग जिसको बोलते हैं अपन, मूंग की दाल बीमारी में सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है, परंतु आजकल क्या हो रहा है, उसके ऊपर 8-10 बार कीटनाशक दवा का छिड़काव होता है। और फसल जल्दी प्राप्त करने के लिए वो जो घास या खरपतवार नष्ट करने के लिए जो दवा डाली जाती है, सुखाने के लिए, वो उसके ऊपर डाली जाती है ताकि फसल जल्दी मिले और जल्दी पैसा मिले। परंतु वो लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हैं किसान। सबसे ज्यादा आप पानी का सेवन अधिक करें। जैसे दाल को आप पकाना है तो कम से कम 8 घंटे पानी में भिगो के रखें, ताकि उसके केमिकल कुछ कम हो, पूरे तो नहीं होंगे पर कुछ कम हो सकते हैं, उसके बाद फिर बनाएं। 8-10 साल पहले मैंने दिनमान में पढ़ा था कि गेहूं की जो दाने हैं, इसको आप 1 महीना भी यदि पानी में भिगो के रखें
तो उसके ऊपर की जो खाद वाद का जो असर है वो भी खत्म नहीं हुआ। तो आपको गैस तो बननी है क्योंकि केमिकल जा रही है अंदर। अब रोटी नहीं खाओगे तो क्या खाओगे? और उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। रात के खाने के बाद कम से कम 1500 कदम पैदल चलना चाहिए। रात में तरल पदार्थ का उपयोग ज्यादा करें। दिन में भले ठोस लें आप, और रात को हल्की चीजें लें, यही ठीक रहेगी। मैं ये तो आपके लिए जान के बहुत खुश हुआ कि आप अपने पेशेंट के लिए इतना कुछ सोचते हैं। मैं बस आपके लिए जानना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर, एज ए डॉक्टर, आपकी क्या इच्छा है और क्या चाहते हैं आप जिंदगी से? भाई डॉक्टर की तो कोई इच्छा होती नहीं है। कि सबसे बड़ी इच्छा ये है कि उसका मरीज ठीक हो, लोग ठीक रहें, यही इच्छा रहती है। ऊपर वाला कर दे वो सब ठीक। अपनी इच्छा कुछ नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने, मैं अब डॉक्टर साहब से एक गुजारिश करूंगा, जो भी हमारे श्रोता हैं, मैं ये चाहूंगा कि वो एक दो शब्दों में उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि सुबह आप जब भी उठें, जो भी पानी आपको यानी आरओ का छोड़ के, गुंडी का पानी, सादा पानी 1 गिलास पिए। उसके बाद जो भी दिनचर्या है वो करें। सुबह नाश्ता करें, दोपहर में खाना खाएं, शाम में हल्का फुल्का लें, और रात में हल्का फुल्का तरल पदार्थ लें। इन सबके साथ में आपको खाली पेट बिल्कुल भी नहीं रहना है। कुछ ना कुछ नहीं खाने का है तो कम से कम 1 गिलास पानी पी लो, ताकि आपके पेट में या आपकी एलिमेंट्री कैनाल में जो भोजन को पचाने के लिए एसिड वगैरह जो गिरते हैं वो अधिक मात्रा में न गिरे, आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए पानी या खाली पेट बिल्कुल भी नहीं रहना। ये तो प्रोफेशनल लाइफ हो गई। आपके परिवार में कौन कौन है, इसके बारे में थोड़ा आप मेरे को बता दीजिए। भाई मेरे परिवार में एक मेरी माँ है जो लगभग 86 साल की है, वॉकर से चलती है। उसका पूरा ध्यान मैं रखता हूँ, सुबह शाम मिलाना वगैरह, जो खाना पीना जो भी उसकी आवश्यकता है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 डॉक्टर हैं, 1 इंजीनियर है, और 3 बहू हैं। उसमें एक बहू डॉक्टर है, एक एमटेक है, परंतु सब घरेलू काम करती है, हाउस वाइफ है। और मेरे 5 नाती हैं और 1 नाता है, और बच्चे हमारे तीनों एक ही साथ रह रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने अपने जीवन के बारे में इतना कुछ बताया और इतनी सारी जानकारी प्राप्त हुई हमारे श्रोताओं को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक मुलाकात, स्पॉन्सर्ड बाय स्मार्ट, क्रिएटेड बाय केराज फिल्म्स। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।